इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बच्चों की उम्र 18 या 21 साल होते ही माता पिता का हक अधिकार बच्चों से खत्म हो जाता है? क्या उनकी समझ इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा खुद के लिए अच्छे फैसले कर सकें? क्या आप उन माँ बाप के पक्ष में हैं जो शुरू से ही अपने बच्चों पर ज्यादा सख्त होते हैं और अपने बच्चों को मनमानी करने से रोकते हैं? आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कहानी सुनाने से पहले इतने सारे सवाल क्यों? क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है जिन माँ बाप ने अपनी लड़की को 20 साल से ज्यादा पाला पोसा, वो उनको पल भर में छोड़कर, उनसे रिश्ता तोड़कर वो लड़की एक अजनबी की तरह चली जाती है। उनके लाख समझाने पर भी वो नहीं आती। वापिस आती है तो एक खबर कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी मर चुकी है। मर चुकी है तो अब मरने के बाद हर माता पिता अपने बच्चे को कम से कम आखिरी बार तो देखना चाहेगा। लेकिन क्या बीतेगी उन माँ बाप पर जिन्हें अपनी बेटी की लाश देखने को भी ना मिले? और ये भी नहीं कि किसी ने दफना दिया है या जला दिया है, उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके एक शहर के अलग अलग कोना में फेंक दिया है ताकि जानवर उसे खा जाए। सुनने में ही कितना खौफनाक लग रहा है, तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी जिनकी वो बच्ची थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के बहुचर्चित केस श्रद्धा आफ्ताब केस की, जिसने पिछले कुछ दिनों में ही पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बिल्कुल शुरू से आखिरी तक पूरी दास्तान से रूबरू कराएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पालघर से, जहां पर विकास वालकर और सुमन वालकर अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में इनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। साल 2016 में आपसी कलह के कारण विकास और सुमन वालकर अलग अलग रहने का फैसला करते हैं। विकास अपनी मां के साथ अलग मकान में रहने लग जाता है और सुमन अपने बच्चों के साथ अलग मकान में। विकास वालकर की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान थी जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। सुमन के साथ रह रही उनकी बड़ी लड़की श्रद्धा, जिसकी उम्र लगभग अब 23 से 24 साल हो चुकी थी, अपनी मां को कहती है कि मुझे नौकरी करनी है और इसके लिए मुझे मुंबई जाना है। जिसके बाद वो नौकरी की तलाश में मुंबई आ जाती है। मलाड के एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू देती है और वहां उसकी नौकरी लग जाती है। अब श्रद्धा नए शहर में रहने लग जाती है। यहाँ पर काम करते करते नए दोस्त बनते हैं और उनके साथ फोन नंबर भी एक्सचेंज होते हैं। यहीं पर एक डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था आफ्ताब अमीन पूनावाला। श्रद्धा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। हर दिन नए वीडियो, रील्स और पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालती रहती थी। आफ्ताब जब उससे मिलता है तो वो बताता है कि उसे भी फूड ब्लॉगिंग का शौक है। उसने शेफ के तौर पर भी ट्रेनिंग की है, जिसे सुनकर श्रद्धा बहुत प्रभावित हो जाती है और आफ्ताब की तरफ आकर्षित भी हो जाती है। ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। जब छुट्टी के दिनों में श्रद्धा अपनी माँ के पास जाती है तो उन्हें बताती है कि एक मुस्लिम लड़का है आफ्ताब, जिससे वो प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। जिसके बाद श्रद्धा की माँ उसे साफ मना कर देती है कि ये शादी कभी नहीं हो सकती। ये लड़का हमारी जात बिरादरी का तो छोड़ो, हमारे धर्म का भी नहीं है। जिसके बाद श्रद्धा की माँ विकास वालकर को भी फोन करके ये सारी बातें बता देती है। फिर श्रद्धा के पिता विकास का भी यही कहना था कि ये शादी किसी हाल में नहीं हो सकती। जिसके बाद श्रद्धा अपने घर वालों पर गुस्सा हो जाती है और उन्हें साफ साफ कह देती है कि आप चाहे कुछ भी कहो, मुझे आफ्ताब के साथ ही रहना है और उसी से शादी करनी है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ, लेकिन आफ्ताब को नहीं। यानी श्रद्धा को अब आफ्ताब के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता था। हर हाल में उसे आफ्ताब के साथ ही रहना था। जब छुट्टियों के बाद श्रद्धा वापस जाती है तो अपने घर वालों को ये बोल कर जाती है कि मैं अब वापस नहीं आऊंगी। अगर तुम मेरी शादी आफ्ताब से नहीं करवा सकते तो मैं खुद ही कर लूंगी और मेरे बारे में सोच लेना कि तुम्हारी कोई बेटी थी ही नहीं। आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो और मैं तुम्हारे लिए। इसके बाद वो दोबारा से आफ्ताब के पास लौट जाती है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। अब घर छोड़ने के बाद आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ रहने लग जाते हैं। इसके बाद कुछ महीने तो ये मलाड में ही रुकते हैं और कुछ महीने नया गांव में। इस बीच सुमन श्रद्धा से बीच बीच में फोन करके अपनी बेटी का हालचाल पूछ ही लिया करती थी। लेकिन जब भी वो फोन करती थी तो हर बार यही कहती थी कि बेटी घर वापस आ जाओ, तुम्हारा और आफ्ताब का कोई मेल नहीं है। लेकिन श्रद्धा नहीं मानती और वो आफ्ताब के साथ ही रहती है। इस बीच विकास वालकर श्रद्धा को फोन तो नहीं करते थे, लेकिन उसके दोस्तों से उसकी खैर खबर पूछ ही लिया करते। अब साल आता है 2020। 23 जनवरी 2020 को सुमन की मौत हो जाती है। श्रद्धा घर वापस आती है और कुछ दिन तक वही रहती है। लेकिन जैसे ही रीति रिवाज पूरे होते हैं वो फिर से अपनी दुनिया में यानी कि आफ्ताब के पास लौट जाती है। कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जब 2 लोग एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं तो उनमें झगड़े होना, मनमुटाव होना आम बात होती है।
आफताब और श्रद्धा दोनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे पर तंज भी कसने लगते हैं। यानी दोनों को ही ये लगता था कि इसका चक्कर कहीं ना कहीं और चल रहा है, और जब एक बार किसी रिश्ते में शक घर कर लेता है तो उस रिश्ते में दरार आना लाजमी होती है। यही आफताब और श्रद्धा के साथ होने लगा था। अब दोनों में एक दूसरे की वफादारी को लेकर झगड़े होना आम हो गया था, और इन्हीं झगड़ों के दौरान आफताब कभी कभी श्रद्धा पर हाथ भी उठा देता था। अब श्रद्धा बार बार आफताब को शादी के लिए भी कहने लगी थी, लेकिन आफताब उसे हर बार ये कहकर टाल देता था कि अभी जल्दी ही क्या है। लेकिन आपको बता दे दोस्तों, 2019 से ये दोनों एक साथ रह रहे थे, यानी इनको 2 साल से ज्यादा का समय एक साथ रहते हुए हो गया था। एक दो बार तो श्रद्धा ने आफताब की मार पिटाई वाली बात को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन यही चीज जब बार बार होने लगती है तो श्रद्धा को अपने घर वालों की याद आती है, और वो अपने पिता विकास को फोन करके बता देती है कि आफताब मेरे साथ मारपीट करता है। उसके बाद विकास फिर से श्रद्धा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम आफताब को छोड़ दो और वापस घर आ जाओ। लेकिन कुछ दिन बाद श्रद्धा का फिर से फोन आता है और वो अपने पिता को बताती है अब उसने अपनी हरकतों के लिए मुझसे माफी मांग ली है, अब वो सुधर गया है, तो अब मैं आफताब के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद विकास वालकर उससे नाराज हो जाते हैं और दोबारा फोन ना करने की कह के फोन काट देते हैं। अब लिव इन में रहने के बाद आफताब के घर वालों और रिश्तेदारों को भी पता चल जाती है। वो भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन आफताब भी श्रद्धा को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके बाद श्रद्धा और आफताब दोनों ही घर पर बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन घर वाले उसके करीबी दोस्तों से उसके बारे में उसका हालचाल पूछ ही लिया करते थे। अब साल आता है 2022। आफताब के घर वाले बार बार उसे अब श्रद्धा को छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन आफताब भी किसी कीमत पर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार दोनों शहर बदलने का फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद शहर बदलने से हमारे कमजोर हो रहे इस रिश्ते को भी एक नई मजबूती मिल जाए, और अप्रैल 2022 में दोनों हिमाचल चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ दिन घूमते फिरते हैं, अलग अलग टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, और 20-25 दिन हिमाचल प्रदेश घूमने के बाद वो वापस आते हैं। लेकिन मुंबई नहीं, अब वो दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। 9 तारीख को ये दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। पहले दिन ये पहाड़गंज के एक होटल में कमरा लेते हैं और वहीं एक रात गुजारते हैं। फिर अगले दिन ये साउथ दिल्ली जाते हैं और वहां फिर से एक होटल में एक दिन और रुकते हैं। फिर 11 तारीख को ये अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो छतरपुर महरौली में रहता था। 1-2 दिन वहां रुकने के बाद उन्हें वहीं एक कमरा 9,000 रुपए पर मंथ के किराए पर मिल जाता है, जिसके बाद ये वहां मकान में रहना शुरू कर देते हैं। ये दोनों दिल्ली में ही नौकरी तलाश करना शुरू कर देते हैं और इन्हें वहां एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। इसके बाद टाइम गुजरता रहता है। 14 अगस्त 2022 को श्रद्धा के भाई के पास श्रद्धा के एक दोस्त का फोन आता है और वो पूछता है कि श्रद्धा ने अपना नंबर बदल लिया है क्या, और 1-2 महीने से ना इंस्टाग्राम पर और ना फेसबुक पर श्रद्धा किसी मैसेज का जवाब दे रही है। ये श्रद्धा के उन दोस्तों में से एक था जिनकी बात 1-2 दिन में श्रद्धा से होती रहती थी। ये बताता है कि मई के बाद श्रद्धा से कभी फोन पर बात नहीं हुई है। इसके बाद श्रद्धा का भाई अपने पिता विकास वालकर को ये सब बताता है। ये बात सुनकर विकास को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगता है, जिसके चलते वो मानिकपुर के पुलिस स्टेशन में 15 अगस्त को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। क्योंकि ये मामला दिल्ली के छतरपुर का था, तो महाराष्ट्र पुलिस स्टेशन से इस रिपोर्ट को महरौली पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके पिता ने रिपोर्ट में यही लिखवाया था कि आफताब के साथ ही उसकी बेटी दिल्ली आई थी, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। जब ये मामला दिल्ली पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस छानबीन शुरू करती है। पुलिस के पास आफताब का कोई एड्रेस नहीं था, तो पुलिस आफताब का फोन नंबर ट्रेस करना शुरू करती है। लोकेशन मिल जाती है। आफताब का नंबर D93/1 छतरपुर महरौली में एक्टिव होता है। इस वक्त तक यानी 9 नवंबर तक श्रद्धा के पिता अपनी बेटी की तलाश में दिल्ली पहुंच जाते हैं। पुलिस आफताब के मकान पर जाती है और पूछताछ करती है। तब आफताब उन्हें बताता है दिल्ली आने के बाद श्रद्धा उससे रोज रोज कभी शादी के नाम पर, कभी किसी दूसरी लड़की के नाम पर झगड़ा करती थी, और 18 मई को ज्यादा झगड़ा होने की वजह से वो मुझे छोड़कर वापस मुंबई चली गई। लेकिन पुलिस को उसकी बातें हजम नहीं हो रही थी। फिर आफताब को थाने लाया जाता है। वहां पर उससे अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है। थोड़ी देर तो आफताब वही बातें दोहराता रहता है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आफताब एक ऐसी सच्चाई बयान करता है जिसे सुनकर पुलिस वालों की आंखें खुली रह जाती है। आफताब बताता है कि 18 मई को उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद श्रद्धा मुंबई नहीं गई। दरअसल झगड़ा ज्यादा बढ़ जाने की वजह से आफताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया और गुस्से में उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथों श्रद्धा का खून हो गया। जब उसने उसके हाथ की और गले की नब्ज टटोली तो बहुत देर हो चुकी थी। आफताब बताता है कि मेरा श्रद्धा को मारने का कोई इरादा नहीं था,
लेकिन अब ये सब हो चुका था तो उसके पास उसकी लाश ठिकाने लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ घंटे तक सोचने के बाद आफताब ने श्रद्धा की लाश को उठाकर बाथरूम में रख दिया और वापस बेड पर बैठकर लाश को ठिकाने लगाने के बारे में बहुत देर तक सोचने लगा। आफताब को ऑनलाइन फिल्में और टीवी शो देखने का शौक था। उसने एक इंग्लिश टीवी शो डेक्स्टर देखा था जिसमें ठीक इसी तरह एक लड़की का मर्डर होता है और उसमें जो लाश को ठिकाने लगाने का तरीका दिखाया गया था, अब वही तरीका आफताब अपनाने जा रहा था, जो कि सच में दिल दहला देने वाला था। इसके बाद आफताब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है, खाना खाता है और सो जाता है। 19 तारीख को सुबह उठता है और अपने घर पर ताला लगाकर बाजार चला जाता है। वहां पर सबसे पहले उसने एक बूचर्स नाइफ खरीदा। मीट काटने के लिए यूज करते हैं वो चाकू खरीदता है। फिर वो एक दूसरी दुकान पर जाता है। वहां से वो काले रंग के गार्बेज बैग, यानी जिनमें कूड़ा डालकर फेंकते हैं, वो पॉलिथीन बैग खरीदता है। इसके बाद वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाता है। वहां से उसने एक LG का 260 लीटर का बड़ा फ्रिज 25,300 रुपए में खरीदा। इसके बाद वो कई सारे परफ्यूम खरीदता है, अगरबत्ती, क्योंकि उसे पता था कि लाश सड़ने लग जाएगी तो उससे बदबू आएगी और ये बदबू बाहर तक ना जाए, इसके लिए वो ऐसी चीजें खरीद रहा था जिससे बाहर तक बदबू ना जाए। इसके साथ साथ वो कुछ प्रिजर्वेटिव कुछ ऐसा होता है जिससे कि एक लाश को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये सारा सामान खरीदकर आफताब घर वापस आता है। जो लोग फ्रिज लेकर आए थे, आफताब उनको कहता है कि आप फ्रिज को दरवाजे तक ही रख दो। फ्रिज को वो अपने आप से कमरे के अंदर लेकर आता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। अब वो चाकू लेकर बाथरूम में जाता है और श्रद्धा की लाश के टुकड़े करना शुरू कर देता है। वो टुकड़े करना शुरू तो कर देता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कुछ देर काटने के बाद वो थक जाता है, या कहे तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी काटने की। इसके बाद वो बियर लेकर आता है, पीता है और दोबारा से काटना शुरू करता है। 19 तारीख को जितने टुकड़े कर सकता था उसने किए और उन टुकड़ों को उसने फ्रीजर में रख दिया। बाकी बची लाश को उसने फ्रिज वाले नीचे के हिस्से में रख दिया। फिर से वो भूख लगने पर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है, खाता है और सो जाता है। अब अगले दिन यानी 20 तारीख को वो फिर से लाश के टुकड़े करता है और इस तरह करीबन उसने लाश के 35 टुकड़े कर दिए। इस बीच आफताब हर टाइम कमरे में परफ्यूम और रूम फ्रेशनर डालता रहता था ताकि लाश की बदबू बाहर ना जाए। वैसे भी ये मई का महीना था और दिल्ली में मई के महीने में गर्मी होना शुरू हो जाती है, लेकिन आफताब का सातिर दिमाग हर चीज को पहले से ही समझ चुका था। वो प्रिजर्वेटिव को लाश के टुकड़ों पर लगा देता ताकि जल्दी से लाश ना सड़े और लाश के टुकड़ों को बार बार बदलता रहता, यानी जो फ्रीजर में टुकड़े रखे हुए थे उनको 3-4 घंटे बाद नीचे वाले हिस्से में रख देता था और नीचे वाले हिस्से में जो टुकड़े होते थे उनको ऊपर वाले में। पूरे बाथरूम को उसने कई बार धोया ताकि कोई भी सबूत बाथरूम में ना बच पाए। अब आफताब पीठ पर लटकाने वाला एक बैग लेता है और उसमें 2 पैकेट डालता है जिनमें लाश वाले टुकड़े थे। रात के 2 बजे घर से निकलता है क्योंकि इस समय ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। इस मकान से 700-800 मीटर की दूरी पर मेहरौली के जंगलों का इलाका पड़ता है। ये वहां पर जाता है और उन टुकड़ों वाले पॉलिथीन को वहां पर डाल देता है। वापिस घर आता है और आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह उठता है, फिर रात का इंतजार किया जाता है और रात होने पर फिर से वो पॉलिथीन लेता है और टुकड़ों को डालने चला जाता है। 1-2 बार जाने के बाद आफताब को आइडिया हो जाता है कि किस तरफ पुलिस वाले मिल सकते हैं या किस रास्ते पर चेकिंग हो सकती है। इसके बाद ये बेखौफ रात को निकलता और लाश के टुकड़ों को डालकर वापस आ जाता। इस बीच किसी जानकार या आस पड़ोस के लोगों को इसकी जरा भी भनक नहीं होती। एक शख्स जिसने अपने ही घर में एक लड़की के टुकड़े करके रखे हुए हैं, उसी फ्रिज में अपना ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ खाना रखता है, वो बड़े आराम से बिना किसी डर के उस घर में रह रहा था। पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने 1-2 बार श्रद्धा को आफताब के साथ देखा था। उन्होंने सोचा कि कोई दोस्त होगी, वैसे ही मिलने आई होगी, अब नहीं आती होगी। अब आधे से ज्यादा टुकड़े आफताब जंगलों में फेंक चुका था और वो अपनी जिंदगी साधारण तरीके से वैसे ही जी रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी दौरान आफताब की मुलाकात एक सोशल डेटिंग ऐप पर एक लड़की से होती है और उस लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर आफताब उस लड़की को मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लड़की होटल में मिलने की बात कहती है, लेकिन आफताब उसे अपने कमरे पर ही मिलने को कहता है। ये वो वक्त था जिस टाइम फ्रिज में आधी लाश के टुकड़े अभी भी घर पर ही थे। फिर वो लड़की घर आने को मान जाती है तो आफताब उन बाकी बचे हुए टुकड़ों को उठाकर अलमारी में रख देता है। वो लड़की घर आती है, 3-4 घंटे रुकती है और फिर चली जाती है। सोचिए ये सब आफताब ने तब किया जब एक लड़की की आधी लाश घर पर टुकड़ों के रूप में रखी हुई थी और ये वो लड़की थी जिसके साथ कभी उसने जीने मरने की कस्में खाई होंगी। और इधर दूसरी तरफ एक नई लड़की के साथ आफताब उसी घर में रंगरलियां मना रहा था।
लेकिन अभी श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाना बाकी था, जिसके बाद फिर से वो हर रात दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर जाकर शव के टुकड़ों को फेंक रहा था। कुल 4 जगह पर अब तक आफताब ने शव के टुकड़ों को फेंका। सोफुटा एमबी रोड, शमशान घाट के पास नाले में, मेहरौली के जंगलों में और छतरपुर की धान मिल परिसर में। बड़े ही शातिर तरीके से आफताब अपने हर काम को अंजाम दे रहा था और इस तरह से वो 5 से 6 दिन तक वो लगभग सारे टुकड़ों को ठिकाने लगा चुका था। लेकिन अभी भी श्रद्धा का सर फ्रीजर में ही रखा हुआ था। उसने सर के टुकड़े नहीं किए थे। वो कहता था कि मैं श्रद्धा से प्यार करता हूँ, इसलिए उसके सर को नहीं काट पाया और सबसे आखिर में उसने सर को ही फेंका था। ये सब सुनकर पुलिस वाले बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। एक पिता जो अपनी बेटी की तलाश में आया था, उसके सामने ही आफताब बोलता है कि सॉरी अंकल, शी इज नो मोर। इसके बाद पुलिस आफताब पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करती है और उसे कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट से पुलिस को 5 दिन का रिमांड मिलता है। फिर इस कत्ल की छानबीन आगे बढ़ाई जाती है। कत्ल करने वाले ने कबूल तो कर लिया था कि कत्ल उसने किया है, लेकिन पुलिस को ऐसे सबूत चाहिए थे जिन्हें वो कोर्ट में पेश कर सके और आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिला सके। उसके लिए सबसे जरूरी था श्रद्धा की लाश का मिलना। उसे लाश कहे या टुकड़े कहे, लेकिन ये मिलना जरूरी था। इसके बाद पुलिस क्राइम सीन को दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए छतरपुर वाले मकान पर जाती है। एक पुतले को श्रद्धा बनाकर जब आफताब से पूछा जाता है कि इसे कैसे मारा था, तो वो दिखाता है कि कैसे उसके पीटने से श्रद्धा बेहोश हो गई थी और बाद में उसके सीने पर बैठकर उसने उसका गला घोंट दिया और गले को तब तक दबाए रखा जब तक श्रद्धा की सांस नहीं टूट गई। लेकिन 6 महीने बीत चुके थे। वारदात का कोई भी सबूत मिलने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। सबसे पहले पुलिस उस एलजी के फ्रिज को देखती है, लेकिन सातिर आफताब ने उस फ्रिज के हर हिस्से को सैकड़ों बार धोया था। पुलिस के लिए दूसरी जगह सबूत जुटाने के लिए बाथरूम थी, लेकिन आफताब ने उसे भी सैकड़ों बार धोया था ताकि वहां पर कोई भी सबूत ना बच पाए। फिर बाद में पुलिस आफताब को उन जगहों पर लेकर जाती है जहां पर उसने टुकड़े फेंके थे। अब तक पुलिस का दावा है कि उसने अब तक कुल 13 टुकड़े बरामद कर लिए हैं, लेकिन ये टुकड़े किसी जानवर के हैं या श्रद्धा के, ये बात तो डीएनए रिपोर्ट के बाद ही पुख्ता होगी। इसके बाद पुलिस श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ करती है, तो उन्हें एक और बात का पता चलता है कि जब ये दोनों एक साथ मुंबई रहते थे तो एक रात श्रद्धा का फोन आता है उसके एक दोस्त के पास। उसने बताया कि वो उसे आफताब के पास से ले जाए, अगर आज रात वो यहाँ रुकी तो आफताब उसे मार डालेगा। जिसके बाद ये बात तो कंफर्म हो गई कि आफताब अक्सर श्रद्धा को पीटता था और श्रद्धा को इस बात का अंदाजा पहले से ही हो चुका था कि आफताब उसे जान से मार सकता है। जब भी श्रद्धा आफताब को छोड़कर जाने की बात कहती तो आफताब उसे माफी मांगकर मना लेता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब श्रद्धा नाम की जिंदगी, अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए जिस इंसान को चुनती है, उसी इंसान ने उस श्रद्धा के सपनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो ये थी कहानी श्रद्धा की, जिसने सच्चे प्यार के चक्कर में अपने घर वालों को छोड़ दिया और आखिरकार उसी प्यार ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।